स्वागत है आप सबका द ज्ञान शो के एक और नए एपिसोड में। तो आप में से किसी ने हमें कमेंट में पूछा था कि प्राइसिंग को लेकर एक एपिसोड बनाने, कंपनी प्रोडक्ट्स का प्राइस कैसे सेट करती है उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं उसी पे ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें सब्सक्राइब कर लो एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे, या जहाँ पर भी आप हमें अभी सुन रहे हो। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। प्राइसिंग को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि लोगों को लगता है प्राइस डिसाइड करना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। लोगों को लगता है कि प्राइसिंग में क्या होता है, बस हमें कॉस्ट आई है उस पर मार्जिन चढ़ा देना है और सीधा सीधा MRP निकाल के बेचना स्टार्ट कर देना है। बट अगर प्राइसिंग इतना ईजी होता तो कोई भी कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती, यानी उठ नहीं जाती और सबको बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं। बट ऐसा है नहीं। प्राइसिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है और मैं एक एक करके इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मगर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्राइसिंग करने की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है और अलग अलग बिजनेस कैसे अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं, यानी अपनाते हैं। तो सबसे पहले और सिंपल है जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी आपका मार्कअप प्राइसिंग, जो मैंने पहले ही बताया। कॉस्ट पे मार्जिन ऐड कर दो और आ गया आपका प्राइस। जैसे अगर समझो आप पेन बेचते हो तो आपको पेन कंपनी से मिलती है 2 रुपये में और आप 3 रुपये उस पर अपना मार्जिन चढ़ाकर उसे बेच देते हो, तो यहाँ हो गया कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो मोस्टली एक रिटेलर करता है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करता। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ उस प्रोडक्ट में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे कंपनी ने MRP नहीं लगाया है, वरना यहाँ कस्टमर को लगेगा कि रिटेलर ने मेरे को लूट लिया, जो ऑफकोर्स हमें नहीं करना। दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, या फिर आप कह सकते हो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। यहाँ पर आप अपने कॉस्ट को या फिर आपके मार्जिन को नहीं देखते। यहाँ पे देखा जाता है तो बस आपके कॉम्पिटिटर का प्राइस। जैसे अगर आपका कॉम्पिटिटर है लल्लू मिठाई वाला और वो अपने सारे मिठाई के प्राइजेस को एकदम कट थ्रोट कंपटीशन के प्राइस में रखता है, तो आपको बिना सोचे समझे अपने प्राइजेस को भी लल्लू मिठाई वाले के प्राइजेस जितना रखना ही पड़ेगा, वरना आपके पास कस्टमर ज़्यादा नहीं आएंगे और आपका नुकसान भी हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी मोस्टली तभी काम आती है जब आपका बिजनेस एकदम सैचुरेटेड और छोटे मार्केट में है, जहां आप अपनी नहीं चला सकते और ना ही आप अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं। तीसरा है डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी साबित हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस मार्केट के डिमांड या फिर प्रोडक्ट के सीजन के हिसाब से रखना पड़ता है। जैसे होटल्स, एयरलाइंस और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज करती है। जैसे ही पता चलता है डिमांड आगे बढ़ने वाली है, वैसे ही ये लोग अपना प्राइस वैसे ही हाइक करते जाते हैं। बट अगर आपका डिमांड स्पेक्यूलेशन, यानी आपका मार्केट डिमांड को लेकर अंदाज़ा गलत हुआ, तो प्राइस बढ़ाने के चक्कर में आपका नुकसान भी हो सकता है और आपके इम्पोर्टेंट कस्टमर आपसे चले भी जा सकते हैं, जो एट लास्ट बहुत ही रिस्की है। चौथा है हाई लो प्राइसिंग, या फिर इजी वर्ड्स में डिस्काउंट प्राइसिंग। ये मोस्टली फैशन ब्रांड्स अडॉप्ट करते हैं अपने प्राइसिंग मॉडल में। यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करने पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे प्राइस नॉर्मल होते जाते हैं और एट द लास्ट एकदम कम हो जाते हैं। यहाँ कस्टमर्स को डिस्काउंट्स, बोनस, स्पेशल ऑफर्स और फीचर्स देकर लास्ट में स्टॉक क्लियरेंस किया जाता है। और ऐसे ही एक सिमिलर मॉडल है जिसका नाम है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ प्राइसेस लास्ट में कम इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी और उसका डिमांड कम हो चुका है, जो आपको मोस्टली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स में देखने को मिलेगा। नया आईफोन एप्पल ऐसे प्राइजेस में देता है जो उसका मैक्सिमम प्राइस हो और लोग उतना देना पसंद भी करें। फिर जैसे जैसे फ़ोन और टेक्नोलॉजी आउटडेट होती जाती है, वैसे वैसे आईफोन के उस मॉडल या वर्जन का प्राइस कम होता जाता है। ये स्कीमिंग स्ट्रेटजी का परफेक्ट एग्जाम्पल। सिक्स्थ है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसे सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये एकदम ऑपोजिट है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी का। स्कीमिंग में हम जहाँ पे पहले हाई प्राइसेस चार्ज करते थे,
वहीं पे अब यहाँ पे हम लो प्राइसेस देना स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हमारे प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये मोस्टली ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता और ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे आपको इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कम मार्जिन्स या नुकसान में भी काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में जगह बनानी है, आपको मार्केट में जगह चाहिए और आपका बिजनेस नया नया है। आपको अपने बिजनेस में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे Xiaomi ने किया यानी MI ने किया, वो स्टार्टिंग में इतने कम प्राइसेस में अपने प्रोडक्ट्स लेके आए और उसने मार्केट को पेनिट्रेट कर दिया। और फिर अगर आपने नोटिस किया होगा तो MI ने अब अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस रेंज थोड़े थोड़े करके बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो एग्जैक्टली ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में होता है। पहले कम प्राइसेस में सेल्स करके कस्टमर्स लाओ और फिर प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ा के कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करके रखो और उन्हें लॉयल बना के रखो। बट हाँ, यहाँ अगर आपने अपने प्राइसेस को अचानक से एकदम बढ़ा दिया तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपके कस्टमर्स आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। फिर आता है 7th, वो है प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जो नाम से ही पता चलता है, प्रीमियम मतलब प्रीमियम प्राइस में बेचना, भारी में बेचना, महंगे में बेचना, यानी हाई प्राइसेस। बट हाँ, यहाँ आपकी क्वालिटी और आपकी सर्विस पे आपको पैसा मिलेगा। वरना अगर Xiaomi कल एप्पल जितना 1-1 लाख में प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट कर दे तो कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि उनकी क्वालिटी 1 लाख जितनी है ही नहीं। तो यहाँ पे एप्पल जैसी क्वालिटी, उसके जैसी सर्विस और उसके जैसी स्ट्रेटजी अपनाकर आप इसे बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। और आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम हाई रखनी पड़ेगी और उसका लुक और उसका डिज़ाइन एकदम अच्छा रखना पड़ेगा कि पब्लिक आपको उतना प्रीमियम प्राइस देने को रेडी हो जाए। और 8th और लास्ट स्ट्रेटजी है, वो है ज्योग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल जाता है कि ज्योग्राफिक यानी लोकेशन और मार्केट पे बेस्ड प्राइसिंग होगी। ये मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज और सिंपल एग्जाम में बोलूँ तो आपके नॉर्मल रेकड़ी वाले करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, जहां मोस्टली UK, US, कनाडा, चाइना और ऐसी ही बड़ी बड़ी कंट्रीज में ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और फिर थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और ऐसे ही डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज में नॉर्मली कम चार्ज करते हैं। और वही आपका फ्रूट वाला भैया आपके एरिया में कम चार्ज करता होगा और दूसरे एरिया में जहां मोस्टली बड़ा मार्केट है और ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, वहाँ वो ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करता होगा वही सेम फ्रूट्स के लिए। तो ये अलग अलग मार्केट और अलग अलग लोकेशन पे बेस्ड प्राइसिंग होती है। तो ये सारी थी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो नॉर्मली अप्लाई होती है बिजनेसेस में। मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज नहीं बताई है, क्योंकि वो सर्विस और प्रोजेक्ट बेस्ड और टाइम बेस्ड भी होती है, जो हमारे आज का टॉपिक का फोकस है नहीं। और आप ये सब सुनकर बोर भी हो जाओगे, तो इसलिए अब आते हैं वापस रियल और लेजिट स्टफ की बात पे। आप इसमें से कोई भी स्ट्रेटजी अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को देखो, उन्हें समझो और फिर पता लगाओ कि वो सेम मॉडल या वो सेम स्ट्रेटजी आप कैसे अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। और इससे भी बेटर होगा कि आप अगर ये ढूंढो कि उसके इस मॉडल में क्या फ्लॉ है, यानी उसके इस स्ट्रेटजी में क्या गलती है, जो आप अपने बिजनेस में चेंज करके उनको बीट कर सकते हो उनके ही गेम में। क्योंकि मोस्टली आपको प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ती है मार्केट वैल्यू और पोजीशनिंग के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा चार्ज करोगे तो हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स की वजह से आपसे कोई ना ले, या फिर आपको इतना कम प्राइस में दे रहे हो कि लोगों की साइकोलॉजी बन जाए ऐसी कि आप उन्हें चीप में प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग को समझना एक की फैक्टर है, जो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे पूरी तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि सबके कॉम्पिटिटर्स अलग अलग है सबके इंडस्ट्रीज में। तो ये पार्ट आपको स्टडी करना होगा। दूसरा है, सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार पार्ट है, वो है एक्सपेरिमेंट। जो कोई लैब एक्सपेरिमेंट या केमिकल एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा, वैसे दोनों भी एक्चुअली सिमिलर होते हैं, बट स्टिल यहाँ हम अपने प्राइस के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं समझे? चलो समझा देता हूँ। आपको टेस्ट करना होगा कि आपके प्राइस को बढ़ाने पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं या फिर कम आते हैं, या फिर आपके प्राइस कम करने से कस्टमर कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं।
ऐसे आपको अलग अलग तरीके से टेस्ट करना होगा। तो आपको पता लगाना है कि आपके बिजनेस और कस्टमर्स के लिए क्या सबसे सही है और क्या सबसे बेस्ट है। और इतनी भी ज़्यादा टेस्टिंग मत कर देना कि कस्टमर्स का विश्वास उठ जाए और वो आपसे बाय ना करे बल्कि आपको बाय बाय कर दे। हद में टेस्टिंग करो और कम लोगों पे ये सारी टेस्टिंग को ट्राई करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों पे करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। कोई भी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे और एक बुरे मार्केट में टेस्ट करके फिर ही उसका एमआरपी निकाल के उनका बिहेवियर चेक करके बाद में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए टेस्टिंग इज द की। अब कॉम्पिटिटर्स को देख लिया, उसका फ्लॉ समझ लिया, टेस्टिंग कर ली, अब डिसाइड कर लो कौन सा सबसे सही है स्ट्रेटजी आपके बिजनेस के लिए। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत से छोटे और नए व्यापारी भूल जाते हैं वो है ब्रेक इवन, यानी द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको बेचने पे ना ही नुकसान होगा और ना ही प्रॉफिट, यानी ब्रेक इवन। ये इसलिए काम का है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां तक आप अगर पहुंच गए तो आपको ना ही कोई नुकसान होगा और ना ही कोई प्रॉफिट, जो आपके लिए एकदम सीसॉ के बीच में रहने जैसा हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आपको एक पेन बनाने में 6 रुपए लगता है और आप एज अ बिजनेस उसका एमआरपी 10 रुपए रखते हो, मगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूटर को बस 8 ही रुपए में दे रहे हो। समझो आपने 100 पेन ऐसी बनाई, मतलब आपका कॉस्ट है अभी 6 × 100 जो हो गया 600 रुपये। तो आपको 100 पेन बनाने का खर्चा हो गया 600 रुपये। अब अगर आपको ब्रेक इवन पे पहुंचना है तो आपको कितनी पेन बेचनी पड़ेगी? तो यहाँ पे आप अपने प्राइस को, यानी जो 8 रुपये हमने सेट किए हैं उसको देखेंगे और ना ही एमआरपी को, क्योंकि एमआरपी तो रिटेलर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होता है। हम तो मैन्युफैक्चरर है और सारी बड़ी कंपनीज जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, ये सब मैन्युफैक्चरर्स है। तो ये सब अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आपका प्राइस है 8 रुपये, तो आपको कितनी पेन बेचनी होगी जिससे आपका 600 रुपये का कॉस्ट कवर हो जाए? तो 600 डिवाइड बाय 8 मतलब 75। तो आपको 75 मिनिमम बेचनी होगी पेन्स, ताकि आपका बिजनेस ना ही नुकसान में जाए और ना ही प्रॉफिट। जो बहुत सिंपल है, मगर छोटे और नए व्यापारी ये भूल जाते हैं और लॉसेस में चले जाते हैं। और फिर लास्ट जो है वो है एमआरपी सेट करना, वो भी अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ से अपना मार्जिन ले सके। जैसे हमने देखा कि 6 रुपीस की मैन्युफैक्चर्ड हुई पेन को कंपनी ने बेचा 8 रुपये में, मगर उसका एमआरपी 10 है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि एमआरपी में कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, पैकिंग का कॉस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है रिटेलर और होलसेलर का मार्जिन, क्योंकि रिटेलर को प्रॉफिट मिलेगा तभी तो वो आपका प्रोडक्ट बेचेगा। तो एमआरपी में ये सारा कॉस्ट ऐड करना पड़ता है। तो इस पेन वाला एग्जांपल में समझा दूँ तो पर पेन को डिस्ट्रीब्यूट करने में समझो आपको लगा 1 रुपये और हर एक रिटेलर का प्रॉफिट हो गया उस पर अनदर 1 रुपये। तो जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा मिल गया और रिटेलर्स को भी अपना प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ सबको जो इसमें इन्वॉल्व था उसे पैसा मिल गया। तो बेसिकली ये 4 स्टेप में आप भी अपने प्राइस को सेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, और पहले बताई हुई सारी स्ट्रैटेजीज को आराम से आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो और स्केल कर सकते हो। और एक बोनस टिप, अपने कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रेंट, लेबर, मशीनरी एंड फर्नीचर, इक्विपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वेयरहाउसिंग, लाइट्स एंड फोर्स और रिटेलर का मार्जिन ऐड करना ना भूले, वरना फिर आपका एमआरपी प्रॉपर नहीं आएगा, और जब एमआरपी और प्राइस प्रॉपर नहीं आएगा तो आपको प्रॉपर प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे और आप नुकसान में भी जा सकते हो। तो यही पूरा प्राइसिंग का सिस्टम है जो बस आपको रिसर्च और टेस्ट करके ही पता चलेगा, और ये मैन्युफैक्चरर को देखना होता है क्योंकि उसे अपना ब्रांड बनाना है। बट हाँ, सारे मैन्युफैक्चरर्स एमआरपी सेट नहीं करते। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स को ले लो, वो कभी अपना एमआरपी सेट नहीं करते, जिससे आपको फ्रीडम मिल जाता है अपना मार्जिन ऐड करने के लिए, जो आप वही सेम इस फॉर्मूला से अप्लाई करके अपना प्राइस निकाल सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि प्राइसिंग कैसे होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए
तो हमें इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे यहीं पे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको रिप्लाई देकर वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ेगा और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। फ्रॉम TGS द ज्ञान शो।